माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आज़ाद सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट के माध्यम से आधुनिक भारत का क्लास दे रहा हूं, जिसके अंतर्गत अभी तक दोस्तों हमने कई सारे टॉपिक का अध्ययन किया है और अब हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि मैंने शुरू में बताया था कि 1857 की क्रांति के अंतर्गत हम लोग कई पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमने इसमें इसके स्वरूप को देखने की कोशिश की कि 1857 की क्रांति का स्वरूप कैसा था। फिर हमने इसके कारण को देखा, जो सबसे महत्वपूर्ण हेडिंग मानी जाती है, कारण कि आखिर क्या कारण था जो 1857 की क्रांति हुई। उसके बाद हमने इसके प्रारंभ को देखा कि कहाँ कहाँ यह फैला हुआ था। उसके बाद हमने विद्रोह और प्रसार को देखा कि विद्रोह हुआ तो उसका फैलाव कहाँ तक रहा, क्या उत्तर भारत में रहा या दक्षिण भारत में रहा। फिर इसके पतन की वजह क्या कारण था। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से अभी तक हम लोगों ने स्वरूप, कारण, प्रारंभ और प्रसार की चीज़ों को देखा है। आज दोस्तों मैं आप लोगों को 1857 के विद्रोह के असफलता के कारण को बताने जा रहा हूँ कि आखिर क्या वजह था कि हम लोग सब कुछ इतना बेहतर होने के बावजूद भी 1857 की क्रांति में हार गए। यानी एक विदेशी व्यक्ति हमारे ऊपर जीत हासिल कर लिया और हम उसके सामने घुटने टेक दिए। इसके पीछे वजह क्या था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं अपने वीडियो की तरफ चलता हूं, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिला देता हूं कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को अंत तक देखने के प्रयास कीजिएगा, अंत तक लगे रहिएगा, ताकि आपको अंतिम निष्कर्ष निकल पाएगा कि इसका परिणाम क्या निकला। अब दोस्तों चलिए असफलता के कारण को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। बात कर रहे हैं कि 1857 ईस्वी का विद्रोह अपने पूर्व के विद्रोहों से कहीं अधिक विस्तृत था। यानी इसके पहले भी कई छोटे मोटे विद्रोह हुए थे। आपको मैंने बताया ही था कि बेलूर का विद्रोह हो या फिर अन्य बंगाल का विद्रोह हो, कई सारे ऐसे विद्रोह हुए थे जो इससे पहले हुआ था, लेकिन उन सब में ये विस्तृत था, यानी बड़ा विद्रोह था। ठीक है दोस्तों, इस विद्रोह में सैनिक और असैनिक दोनों वर्गों ने हिस्सा लिया। मतलब एक सैनिकों ने तो भाग लिया ही लिखा, साथ ही साथ आम जनता जो थी उसने भी भाग लिया। फिर भी यह विद्रोह असफल रहा। इसके क्या कारण हो सकते हैं। पहले तो मान ले चलो कि सैनिकों ने ही भाग लेता था पहले तो असफल होगा। इसमें तो सैनिक के साथ साथ असैनिक लोग भी भाग लिए, आम जनता भी भाग ली थी, फिर भी यह आंदोलन हार गए, फिर भी यह हम लोग हार गए। इसके पीछे वजह क्या था। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके पीछे क्या वजह रहा होगा कि हम हार गए। पहला तो पॉइंट ये है कि विद्रोह का सीमित स्वरूप था। सीमित स्वरूप का मतलब है कि यह जो विद्रोह था वो लिमिटेड एरिया में फैला हुआ था। यानी अगर ध्यान से देखा जाए तो प्रसार को मैंने आपको बताया था, तो यह लगभग उत्तर भारत में ही यह आंदोलन फैला हुआ था, दक्षिण भारत में यह आंदोलन नहीं जा पाया था। तो एक प्रकार से देखा जाए तो इसका जो विस्तार जो था वो संकुचित था, कुछ ही एरिया तक लिमिट था। इसीलिए हम क्या हो गए, असफल हो गए। पूर्ण रूप से इसमें हिंदुस्तान के लोगों ने भाग नहीं लिया और इसका स्वरूप सीमित रहा। ठीक है दोस्तों, तो बात समझ में आ गई कि इसमें क्या कहना है हमको। विद्रोह सीमित स्वरूप का मतलब है कि इसका एरिया बहुत बड़ा नहीं रहा, केवल उत्तर भारत में भी कुछ खास ही जगह पे रहा, पंजाब में नहीं गया, जम्मू कश्मीर में नहीं गया। ठीक है, तो इसलिए सभी जगह पर इसका प्रसार नहीं हो पाया। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि समय से पहले शुरू हो जाने, जैसे सीमित स्वरूप में क्या हुआ कि समय से पहले शुरू हो जाने के कारण पूरे भारत में नहीं फैल पाया, जिसके कारण अखिल भारतीय स्वरूप धारण नहीं कर सका। बंगाल, पंजाब, कश्मीर, उड़ीसा, दक्षिण भारत में यह नहीं फैला। आगे बात समझ में। तो विद्रोह सीमित, मतलब पहला हमारी यह सफलता का कारण एक था कि सीमित स्वरूप रहा। वजह क्योंकि पूरे देश में ये नहीं फैला। नहीं फैलने के पीछे कारण क्या था, तो इसको समय से पहले ही स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अब दूसरा हम कारण पढ़ते हैं कि दूसरा कारण क्या था। तो देशी नरेशों और सामंतों का सहयोग न मिलना। यानी देशी जो हमारे राजा थे उस समय और जो सामंत वर्ग था, इन लोगों ने समर्थन नहीं दिया था। इन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया।
और अंग्रेजों के पक्ष में लड़े। कई बार तो सुनने में आता है कि जो भी जमींदार और बड़े लोग थे मुंबई और अन्य शहरों में बैठ करके अंग्रेजों की सफलता के लिए यज्ञ कर रहे थे कि वो जीत जाएं। तो फिर बताइए कि हम कैसे जीत पाते, क्योंकि वो अंग्रेजों की दुआ कर रहे थे। तो वही दूसरा कारण देसी नरेश और सामंतों का सहयोग न मिल पाना। कह रहा है कि पंजाब के सिख सरदार थे, कश्मीर के गुलाब सिंह थे, ग्वालियर के सिंधिया थे, हैदराबाद का निजाम था, भोपाल का बेगम तथा इलाही बख्श जो दिल्ली में था, जो चुपके चुपके अंग्रेजों का साथ दे रहा था, ने अंग्रेजों का साथ दिया। मतलब इन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया और इसका वजह रहा कि हमें सफलताएं नहीं मिल पाई। कई सारे हमारे गुप्त योजनाएं थी जो इन लोगों के द्वारा अंग्रेजों तक पहुंचा दी जाती थी, जिसमें से खासकर इलाही बख्श था जो 1857 की क्रांति में दिल्ली में जो विद्रोह हो रहा था, सारे बहादुर शाह जफर का सूचना जो थी वो अंग्रेजों को ये देते रहा चुपके चुपके, और यहाँ पे हमें असफलता हाथ लगी थी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा दूसरा कारण था। तीसरा कारण था योग्य नेतृत्व का अभाव। हमारे यहाँ ना योग्य नेतृत्व नहीं था। कहने का मतलब ये था कि हमारा जो सेनापति जो नियुक्त किया था हमने, वो योग्य तो थे लेकिन बूढ़े हो चुके थे। बहादुर शाह जफर को हमने नियुक्त तो जरूर किया, लेकिन अब उनमें ये योग्यता रही नहीं कि वो पूरे देश को एक साथ संचालित करने में सफल हो पाते। तो इसका एक अभाव रहा, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा। 1857 के विद्रोह में मजबूत केंद्रीय संगठन का अभाव था, तालमेल की कमी थी। कई बार तो आंदोलन एक साथ नहीं स्टार्ट हुआ, आगे पीछे स्टार्ट हुआ, तालमेल की कमी रही। बहादुर शाह जफर बूढ़ा हो चुका था, योग्य सेनापति का अभाव था, इसीलिए हम क्या हो गए, हार गए। योग्य नेतृत्व का अभाव रहा तीसरा कारण। चौथा दोस्तों कारण था संगठन का अभाव। एक हम लोग सुसंगठित, हमारे पास योजनाएं नहीं थी, एक बेहतर संगठन नहीं था। जिसको जहां मिला वहीं पे वो स्टार्ट हो गया, जिसको जहां से सूचनाएं मिली वहीं से होगा। ऐसे तो नहीं युद्ध होता है ना। युद्ध के लिए एक प्लान किया जाता है, रणनीति बनाई जाती है, और इन चीज़ों का हमारे यहाँ अभाव था। बिना किसी पूर्व नियोजित योजना के ही सूचना शुरुआत कर दी गई थी। किसकी? 1857 की क्रांति को पहले से कोई नियोजित नहीं किया गया था। और पांचवा कारण था कि निश्चित उद्देश्य का अभाव था। हमारा कोई लिमिट ही नहीं था कि हमें करना क्या है। हमारे पास इस युद्ध में, इस विद्रोह में कोई उद्देश्य ही नहीं था कि क्या भारत को आज़ाद कराना है, या अंग्रेजों को भारत से भगाना है, या फिर हमें जमींदारों से मुक्ति लेनी है, या किससे मुक्ति लेनी है। इसका कोई हमारे पास फिक्स योजना नहीं था। इसलिए कहते हैं निश्चित उद्देश्य का अभाव था। सभी लोगों का उद्देश्य एक नहीं था, राष्ट्रीयता का अभाव था, सब अलग अलग था। जैसे मानकर चला जाए, मैं आपको दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हम कहते हैं कि वीर कुंवर सिंह ने युद्ध में लड़ाया, 1857 की क्रांति में भाग लिया, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उनका उद्देश्य क्या था? जमींदारी। अंग्रेजों के पीछे पीछे तब तक घूमते रहे जब तक कि उनकी जमींदारी को स्वीकार नहीं किया गया। जब अंतिम समय में स्वीकार नहीं किया गया तब जाकर उन्होंने विद्रोह में भाग लिया। वरना आप बताइए, 80 साल की उम्र में उनके अंदर जवानी जगी थी कि वो लड़ाई लड़ेंगे? वो इसलिए लड़े क्योंकि उनको लगा कि अब मरिए, सब कुछ नष्ट हो जाएगा तो जिंदा रहने से क्या फायदा होगा। वहीं दूसरी तरफ रानी लक्ष्मीबाई की बात की जाए तो पहले तो अंग्रेजों को ही साथ दे रही थी ना। वो तो बार बार कह रही थी कि मेरे दत्तक पुत्र जो उनका दामोदर राव थे उनको वो स्वीकार कर लें और हम लड़ाई में नहीं लड़ेंगे। लेकिन जब अंग्रेजों ने नहीं स्वीकार किया तब जाकर के वो क्या किया, युद्ध में उन्होंने भाग लिया, विद्रोह में भाग लिया और लड़ी। तो अब कहीं ना कहीं तो स्वार्थ था ना, हर व्यक्ति का अपना स्वार्थ था, और उसी स्वार्थ के वजह से लोग लड़ रहे थे और हमें सफलता नहीं मिली। तो निश्चित उद्देश्य का अभाव नहीं था। ये कैसा उद्देश्य नहीं था कि हमें आज़ादी ही चाहिए, अंग्रेजों को भगाना है, अपनी अपनी चीज़ों के लिए लड़ रहे थे, राष्ट्रीयता का अभाव था। उसके बाद दोस्तों सीमित संसाधन। कहने का मतलब कि अंग्रेजों की तुलना में इनके पास संसाधन कम थे। अब देखिए, उनके पास हथियार थे, बारूद थे, बंदूक थे, और हमारे पास क्या थे? तीर धनुष थे, तलवार थे। अब इन चीज़ों से क्या हम लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि तलवार के आगे बंदूक के आगे तलवार क्या करेगी? तो ये हमारे पास कमी था। जन समर्थन का अभाव था, पूरी जनता का समर्थन नहीं मिला था। शिक्षित वर्ग का उदासीन था, शिक्षित वर्ग ने भाग नहीं लिया था इसमें। उन्होंने इसलिए नहीं भाग लिया था कि उन्हें पता था कि हम युद्ध में हार जाएंगे, और भारत में भी धीरे धीरे जो नेशनलिज्म यानी राष्ट्रीयता जो पनप रही थी वो हमारा नष्ट हो जाता। इसीलिए शिक्षित वर्ग ने भाग नहीं लिया। कृषक वर्ग भी उपेक्षा किया, कृषक भी इसमें शामिल नहीं रहे। और लास्ट जो था हमारा आधुनिक हथियार वर्सेज पारंपरिक अधिकार का जो हथियार जो था, यानी अंग्रेज जो थे आधुनिक हथियार से लड़ रहे थे, वो तोप से लड़ रहे थे, वो बंदूक से लड़ रहे थे, बारूद से लड़ रहे थे,
और हम दोस्तों तीर धनुष से लड़ रहे थे, तलवार से लड़ रहे थे, पारंपरिक हथियार से लड़ रहे थे, तो कहाँ हम जीत पाते, ये तो निश्चित था। तो इन सब कुल मिलाकर 10 ऐसे कारण थे जिससे हमें क्या हुई, असफलता हाथ लग गई। लेकिन इस असफलता ने एक बहुत बड़ा महत्व को दिखाकर चला गया कि हमें, अगर हम भविष्य में सारे हिंदुस्तान के लोग एकजुट हो जाएं तो हमें सफलता मिल सकती है। अगर हम पुरानी परंपरागत हथियारों को छोड़कर नए हथियारों के साथ लड़ें तो हमें सफलता मिल सकती है। अगर पूर्ण जन समर्थन मिले, पूरी जनता का समर्थन मिले तो हम जीत सकते हैं। ये हमारे अंदर एक इस विद्रोह की असफलता ने दिखा दिया और हमें ये भी महसूस करा दिया कि अगर आपके अंदर राष्ट्रीयता उत्पन्न हो जाए तो आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने आज क्या देखा, इसमें एक चीज देखा कि हमें 1857 के विद्रोह के असफलता के क्या कारण थे। तो हमने देखा असफलता के टोटल 10 कारण को हमने देखा कि 10 ऐसे कारण थे जिसकी वजह से हमें असफलता हाथ लग गई। ठीक है दोस्तों, अब आगे करिए। आगे कहता है कि इसका महत्व क्या निकला। अगर हम हार तो गए लेकिन उसका महत्व क्या हुआ, तो महत्व भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा गया है कि इस विद्रोह से भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो। मैंने पहले ही बताया ना कि एक हमारे अंदर राष्ट्रीयता, नेशनलिज्म आ गया कि हम अगर चाहें तो एकजुट होकर लड़ें तो हमें सफलता मिल सकती है। दूसरा, एकता एवं संगठन की भावना का विकास हुआ कि नहीं, हमें एकता बनानी चाहिए, हमें एक संगठन बनानी चाहिए, संगठन के माध्यम से लड़ना चाहिए, एक हमें ये अनुभव हुआ। और उसके बाद विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार का ध्यान देश की आंतरिक दशा को सुधारने में लगा। ये एक बहुत बड़ा महत्व हुआ। जब विद्रोह हुआ और विद्रोह के बाद जब अंग्रेज जीत गए और जीत करके उन्होंने देखा तो उनको लगा कि हम आंतरिक संसाधनों पे बल नहीं दे रहे थे, आंतरिक दशा को सुधारने का प्रयास नहीं कर रहे थे भारत में, जिसकी वजह से लोगों के अंदर नाराजगी पैदा हो गई थी, लोग नाराज हो गए थे और ये विद्रोह हुआ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ, संवैधानिक विकास का सूत्रपात हुआ। यहीं से हमारे यहाँ संवैधानिक विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है, ब्रिटिश सरकार के शासन शुरू हो जाता है और उसके लिए 15 सदस्यीय एक मंत्रीगण की रचना भी की जाती है। अब कह रहा है कि भारत में प्रजातांत्रिक शासन का विकास हुआ। लोकतंत्र की नींव यहाँ से पढ़ने हुई, क्योंकि संवैधानिक विकास होगा तो लोकतंत्र की बात हुई। तो दोस्तों ये 5 ऐसे महत्वपूर्ण महत्व थे जो 1857 के विद्रोह के बाद उभर करके सामने आए और यही महत्व आगे चल करके हमें कांग्रेस को स्थापित करने में बहुत बड़ा योगदान करता है और हम 1885 में कांग्रेस की स्थापना करते हैं, जो आगे चल करके देश की आज़ादी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये दोस्तों अब हमें देखना है कि इसका परिणाम क्या निकला। लास्ट पॉइंट है इसमें, टोटल हम लोग को 7 पॉइंट करने थे। लास्ट है विद्रोह का परिणाम, की विद्रोह का परिणाम क्या निकला। कह रहा है कि 1857 का विद्रोह असफल तो जरूर रहा लेकिन इसका तत्कालिक और दूरगामी परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण हुआ। क्या हुआ जी, तत्कालिक भी परिणाम पड़ा और दूरगामी भी परिणाम निकला इसका। इस विद्रोह के बाद मुगल साम्राज्य सदा सदा के लिए समाप्त हो गया। ठीक, मतलब जब विद्रोह हुआ तो एक तरफ तो मुगल सत्ता को समाप्त कर दिया गया, अब अंग्रेजों का अधिकार हो गया, भारत में मुगलों की सत्ता समाप्त कर दी गई। दूसरा परिणाम महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र से हुआ। जब महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र आया तो उससे दूसरा परिणाम, मतलब पहला इसका परिणाम क्या निकला, एक तरफ देखा जाए तो मुगल साम्राज्य का अंत हो गया, दूसरी तरफ घोषणा पत्र आया महारानी विक्टोरिया का, जिससे अंग्रेजों की सत्ता यहाँ पे कायम होती है, कंपनी का सत्ता समाप्त कर दिया जाता है। आगे कह रहा है कि विक्टोरिया का घोषणा पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है बाबू, यहाँ से क्वेश्चन आता है, आप लोग ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में अपना दरबार लगाया और यहीं पर घोषणा पत्र को पढ़ा गया। देखिए 2 सवाल, पहला घोषणा पत्र को किसने पढ़ा जी, कैनिंग ने। दूसरा कि कब आया था, 1858 में। इसे कहाँ पढ़ा गया, तो इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा गया था। 3 तरह के क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों बनता है, आप याद रखिएगा। दूसरा क्या हुआ इसका महत्वपूर्ण परिणाम, कि शासन कंपनी के हाथों से निकलकर क्राउन के हाथों में चला गया। यानी जो कंपनी पहले शासन कर रही थी अब उसके जगह पे कौन शासन करने लगेगा, क्राउन के हाथों में चला गया। गवर्नर जनरल अब वायसराय बन गया, कहा जाने लगा उसे। गवर्नर जनरल जो पहले थे हमारे भारत के,
अब उन्हें वायसराय कहा जाने लगा, अर्थात सम्राट का प्रतिनिधि कहा जाने लगा। अब भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना। ये क्वेश्चन एक याद रखिएगा जो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि भारत का पहला वायसराय कौन था जी? लॉर्ड कैनिंग था। ये गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय की जो सीरीज चली है ना दोस्तों, आगे चल करके मैं सारा इसको बताऊंगा कि कैसे कैसे चीजें बढ़ी थी। अब कह रहा है कि अगला कि ब्रिटिश सरकार सीधे भारतीय मामलों के लिए उत्तरदायी बन गई। कि अब कोई भी बात होगी वो सीधा कौन देखेगा? ब्रिटिश सरकार ही देखेगा। अब कंपनी का हस्तक्षेप खत्म हो गया, ये परिणाम निकला। अगला परिणाम निकला कि अब भविष्य में किसी भी राज्य को अंग्रेजी राज्य में नहीं मिलाया जाएगा। एक नीति ये बन गई, जिसे हड़प नीति लाया था ना जी डलहौजी ने, तो उसको खत्म कर दिया गया और कहा गया कि अब भविष्य में किसी भी राज्य को नहीं मिला जाएगा, उसे स्वतंत्र आज़ादी मिलेगी अपने नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए। हड़प की नीति त्याग दिया गया और गोद लेने की प्रथा लागू की गई। गोद लेने वाली प्रथा जो समाप्त कर दी गई थी उसको फिर से लागू किया गया। भारतीय राजवाड़ों के साथ यथास्थिति बनाए रखने की बात रखी गई कि भारतीय राजवाड़े जो है उनको जबरदस्ती विलय नहीं किया जाएगा, उनके साथ यथास्थिति बना करके रखी जाएगी। दबाव डाल करके उसको विलय के लिए प्रेरित नहीं किया जाएगा। भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। जैसे हमारे यहाँ हस्तक्षेप हो रहा था ना, जैसे मैंने बताया था ना कि लॉर्ड बेंटिंग था या डलहौजी था, उन्होंने हमारे यहाँ सती प्रथा हो या विधवा पुनर्विवाह अधिनियम हो, इसमें उन्होंने हस्तक्षेप किया था। तो ये हस्तक्षेप अब हटा दिया गया कि भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक मामलों में कोई अंग्रेज किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। सेना का अनुपात 5:1 से घटाकर 2:1 कर दिया गया। यानी पहले क्या होता था कि 5 भारतीय पर 1 अंग्रेज होते थे, अब इसको बढ़ा करके 2 भारत पर 1 अंग्रेज कर दिया गया। मतलब 2 भारतीय और 1 अंग्रेज होंगे सेना में। इस तरह से रेशियो बढ़ाया गया और इसका परिणाम निकला दोस्तों। तो आपने देखा कि हमने इस वीडियो में 3 चीज़ें पढ़ने की प्रयास की। एक, हमने देखा कि असफलता का कारण क्या था, कैसे हम असफल हो गए। दूसरा, हमने देखा कि असफलता में हो गए लेकिन उसका महत्व क्या निकल करके हमारे सामने आया। और तीसरा दोस्तों, हमने देखा कि इसका परिणाम क्या निकला। परिणाम आपके सामने निकला कि 5-6 पॉइंट हमने देखा कि इस परिणाम के तहत अंग्रेजों ने क्या कर लिया? भारत पे शासन करना आरंभ कर दिया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों ये आपका अब 1857 की क्रांति इसी वीडियो के साथ ही समाप्त हो गया। मैंने इस चैप्टर पे 3-4 वीडियो बनाया और 4 वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं 1857 की क्रांति को पूर्ण रूप से समाप्त करने का प्रयास किया। आगे दोस्तों मैं अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूंगा और उसके साथ ही प्रश्न उत्तर का भी चर्चा हम लोग आगे मिलकर के करेंगे। इसी के साथ ही मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूं। दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो फिर से एक बार सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिए। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपका अपना चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट अपने शान और शौकत से आगे बढ़ता रहे। और इसी के साथ ही हम आपको इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।